तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कुछ वक्त पहले की बात है, दिल्ली के बुराड़ी इलाके से एक खौफनाक खबर आई थी, आप सभी ने सुनी होगी। और उस जगह पे मैं लगातार कई दिनों तक था। एक ही घर के अंदर 11 लाशें एक साथ बाहर निकले, शायद ऐसी कोई दूसरी मिसाल या ऐसी तस्वीर, ऐसी खौफनाक तस्वीर मैंने अपने करियर में नहीं देखी। उस खुदकुशी की कहानी आपको सुनाई थी मैंने, सामूहिक मास सुसाइड। उस फैमिली में भी तमाम लोग पढ़े लिखे थे। एक लड़की थी जो एमएनसी में काम करती थी, बाकी बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन अंधविश्वास, पुनर्जन्म, दूसरी अच्छी जिंदगी, ऐसी चीजों ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अक्सर हम लोग जब इस तरह की खबरें सुनते हैं, अंधविश्वास की या इस तरह की बलि की, तो पहला ख्याल यही आता है कि शायद पढ़ाई लिखाई का ना होना या जानकारी ना होना, नॉलेज ना होना, इसकी वजह हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी गुमराह होते हैं। लेकिन उसे आप क्या कहेंगे कि एक शख्स जो केमिस्ट्री में एमफिल, केमिस्ट्री में पीएचडी, गवर्नमेंट स्कूल में वाइस प्रिंसिपल, एक लेडी, एक महिला जो मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब इतने पढ़े लिखे लोग, साइंस तक में उनका केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो पीएचडी, एमफिल, और अगर वो अंधविश्वास के शिकार हो जाए तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिनके बारे में हम अब तक ये कहते आए हैं कि उनको जानकारी नहीं थी, पढ़ाई लिखाई की कमी थी, नॉलेज की कमी थी, शायद इस वजह से इस रास्ते पर चल गए। लेकिन जब ऐसे लोग गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी, एमफिल होल्डर साइंस सब्जेक्ट में, वो अगर अंधविश्वास के शिकार होते हैं तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी आंध्र प्रदेश के चित्तूर इलाके की है। चित्तूर इलाके में एक जगह है मदनपल्लई, ये वहाँ की कहानी है। कहानी बेहद अफसोसनाक है। वाकया संडे का है, पिछला जो संडे गुजरा है। संडे की रात को करीब 8, साढ़े 8 बजे के करीब इस घर में रहने वाले जो घर के ओनर, एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल, डॉक्टर वी पुरुषोत्तम नायडू साहब अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके कहते हैं कि उनकी जो 2 बेटियां हैं, वो दोनों बेटियां फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं हैं और दूसरी दुनिया में चली गई हैं। लेकिन फ़िक्र की बात नहीं है, कल सुबह वो वापस इस दुनिया में लौट आएंगी। अब ये लाइन अगर कोई किसी को बोले तो सामने वाले का चौंकना, सामने वाले का मतलब अजीब एक बिहेवियर सा होगा कि ये क्या बोल रहा है, पता नहीं इसकी दिमागी हालत ठीक है या क्या कर रहा है, मजाक तो कोई कर नहीं सकता इस तरह की। तो डॉक्टर नायडू के उस दोस्त ने जो फ़ोन की दूसरी तरफ था, उसने दोबारा पूछा कि आप बोल क्या रहे हो? तो उन्होंने फिर रिपीट किया कि जो मेरी बेटी हैं दोनों, वो दोनों बेटियां इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिक्र मत करो, सुबह दोनों वापस इस दुनिया में लौट आएंगी। अब जब दोबारा यही बात रिपीट की तो डॉक्टर नायडू को दोस्त के लिए फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी लगा कि क्या पता शायद कुछ मजाक कर रहा हो या कोई और बात हो। फ़ोन रखते ही वो भागते हैं डॉक्टर नायडू के घर की तरफ। रात का वक्त था, डॉक्टर नायडू के घर पे पहुंचते हैं, घंटी बजाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, डॉक्टर नायडू दरवाज़ा खोलते हैं, बदहवास दोस्त घर के अंदर दाखिल होता है। और जब वो अंदर दाखिल होता है और अंदर का जो मंजर देखता है, उसके बाद उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। डॉक्टर नायडू ने सच कहा था। घर के पूजा रूम में डॉक्टर नायडू की जो बड़ी बेटी थी, उसकी लाश पड़ी थी, और एक थोड़ी दूर पे उसी कमरे पूजा घर से उनकी छोटी बेटी, उसकी लाश पड़ी थी। लाश की हालत देखकर कोई भी डर जाता। छोटी बेटी के माथे पर त्रिशूल घुसा हुआ था, बड़ी बेटी का सर किसी वजनी चीज से कुचला गया था, छोटी बेटी के मुंह में एक पीतल का छोटा सा कलश जो होता है वो तक डाला गया था। कपड़े थे नहीं बदन पर, लाल रंग के कुछ कपड़े आसपास पड़े हुए थे। पूजा घर और उसके आसपास चारों तरफ पूजा की तमाम सामग्री बिखरी पड़ी थी। अजीब सी अंदर एक मतलब स्मेल सी आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस घर में क्या कुछ हो रहा है, इस कमरे में क्या कुछ हो रहा है। 2 जवान बेटियों की लाश घर में खून से लथपथ पड़ी हुई है, लेकिन उन बेटियों के दोनों माँ बाप डॉक्टर नायडू और उनकी पत्नी पद्मजा
उनको देखकर ज़रा सा भी एहसास ही नहीं हो रहा है कि उनकी 2 बेटियां, 2 ही औलाद थीं और दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। वो बिल्कुल बेफिक्र, इन चीज़ों से अनजान और नॉर्मल बात कर रहे हैं। डॉक्टर नायडू अपने दोस्त जो बदहवास है ये सारी चीज़ें देख कर फिर कहते हैं कि परेशान मत हो, ये दोनों अभी दूसरी दुनिया में गई हैं। आज कलयुग की आखिरी रात है, कल सुबह से सतयुग शुरू हो जाएगा और ये दोनों वापस लौट आएंगी और इसके बाद इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी होगी, गुलजार होगी। तो इसलिए कोई टेंशन और तनाव की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर नायडू का दोस्त ये सारी चीज़ें देखकर, अपने दोस्त और उनकी पत्नी की बातें सुनकर और ज़्यादा बदहवास हो जाता है। अब वो डरने लगता है। किसी तरह बहाना बनाकर वो घर से भाग निकलता है। बाहर जाते ही सबसे पहले वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर पुलिस को सारी कहानी बता देता है। पुलिस जब ये कहानी सुनती है तो पुलिस को भी यकीन नहीं होता, लेकिन सामने एक चश्मदीद खड़ा है, वो घर में 2 लाश होने की बात कर रहा है। इसके बाद पुलिस की टीम फ़ौरन डॉक्टर नायडू के घर के लिए निकल पड़ती है। दोबारा उस घर की घंटी बजती है। डॉक्टर नायडू दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन पुलिस को देखकर वो कहते हैं कि आप हमें अभी डिस्टर्ब ना करें, आप जाएं और सुबह आएँ। अब पुलिस तो पुलिस है, उसने पहले उन दोनों की हालत देखी। डॉक्टर नायडू के दोस्त ने उनकी जहनी दिमागी हालत के बारे में भी बता रखी थी। तो किसी तरह पुलिस ने हैंडल किया और बोला हमें अंदर दाखिल होने दीजिए। अब पुलिस की पूरी टीम अंदर दाखिल हो गई। सामने का मंजर देखकर अब पुलिस की बारी थी चौंकने की भी, घबराने की भी। इस बीच में उधर पुलिस को जब पद्मजा ने देखा, डॉक्टर नायडू की वाइफ ने, तो उन पुलिस वालों पे बरस पड़ी, जो कि सारे पुलिस वाले जूते पहनकर वहाँ आए। तो उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती? यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं और आप लोग जूता पहनकर इस जगह को अपवित्र करने यहाँ आ गए। उनकी बातें सुनकर पुलिस वाले को और अजीब लगा, लेकिन खैर फिर पुलिस को अपना काम करना था। पुलिस ने पूछा कि ये क्या है? डॉक्टर नायडू ने वही बात दोहराई जो उन्होंने अपने दोस्त से कही थी। उन्होंने कहा मेरी दोनों बेटियां इस वक्त दूसरी दुनिया में हैं, लेकिन सुबह लौट आएंगी, क्योंकि कल सुबह से सतयुग शुरू हो रहा है। अब पुलिस और कानून ये चीज़ों को तो मानती नहीं है, लेकिन पुलिस को उन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को हैंडल करना भी बड़ा उस वक्त मुश्किल काम था, क्योंकि उनकी जो दिमागी हालत, जिस तरीके की बातें कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, वो लग ही नहीं रहा था कि इस दुनिया में और इस दुनिया के कानून, इस दुनिया के इंसान, इन सारी चीज़ों से उनको कोई मतलब है। किसी तरह समझा बुझाकर पुलिस अब उनको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाना चाह रही है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार भी करना है। तो जब वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है तो दोनों मना कर देते हैं। पुलिस बहुत मुश्किल से समझाती है तो दोनों माँ बाप एक चीज़ कहते हैं पुलिस से, कहते हैं कि ठीक है, आप हमें एक रात की मोहलत दे दीजिए, बस आज की रात की। उस वक्त लगभग 9-10 तो बज ही चुका था और सुबह होते ही जैसे ही सूरज की किरणें आएंगी मेरी दोनों बेटियां जिंदा हो जाएंगी। उसके बाद आप जो कहेंगे हम करेंगे। अब पूरी रात पुलिस उनके कहने पे घर के अंदर इंतज़ार तो कर नहीं सकती थी, लिहाजा फिर पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई और दोनों माँ बाप को अपने साथ गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले गई। फॉरेंसिक टीम आई, उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूरे घर की तलाशी ली गई और अब पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जब तफ्तीश शुरू हुई तो पड़ोसियों से शुरू हुई, क्योंकि उस घर के अंदर सिर्फ 4 लोग थे, हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां, जिनकी उम्र 27 साल और 22 साल थी। तो अब जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि पिछले 3 दिनों से इस घर के अंदर से कोई बाहर निकला ही नहीं है। 3 दिनों से इस घर के दरवाजे बंद हैं। 3 दिनों से इस घर में जो हमेशा मेड काम करने के लिए आती थी वो भी नहीं आ रही है। और इन घर के लोगों के बर्ताव और बिहेवियर बिल्कुल अजीब सा था। वो वैसे भी जब घर से बाहर निकलते थे तो पड़ोसियों से बहुत कम बात करते थे, हालांकि बहुत ही पढ़े लिखे लोग। लेकिन 3 दिन से इन लोगों का बाहर न निकलना और 3 दिनों तक घर का मेड को ना आना वहां पे, ये चीजें फिर पुलिस को और परेशान करती हैं। अब पुलिस उस मेड को तलाशती है और मेड से पूछताछ करती है। तब मेड बताती है कि 3 दिन पहले उसे कह दिया गया था कि अगले 3 दिन तक हमारे घर में विशेष पूजा है, खास पूजा है, इसलिए अब आप जो है मत आना जब तक कि हम बुलाए नहीं है, और 3 दिन के बाद आना। किस दिन से आना? मंडे से आना। और ये वारदात थी सैटरडे की। उसके बाद घर के अंदर रखे हुए सामान पर जब पुलिस की नज़र पड़ी तो पता चला कि 3 दिन से लगातार इस घर के अंदर पूजा हो रहा है।
क्योंकि हवन सामग्री और बाकी सारी सामग्री, पूजा की जो सामग्री होती वो बहुत बड़ी तादाद में उस घर के अंदर में रखी हुई थी। अब पुलिस ने सारी जब पूछताछ की, उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो जो कहानी सामने आई वो ये पता चला कि डॉक्टर नायडू और पद्मजा, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि डॉक्टर नायडू एक गवर्नमेंट कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल, उनकी वाइफ पद्मजा मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट और एक प्राइवेट स्कूल में वो प्रिंसिपल, और उनकी 2 बेटियां थीं, एक का नाम आलेखा और दूसरे का नाम साई। पूरा नाम उसका दूसरी बच्ची का दिव्या। आलेखा की उम्र 27 साल और साई दिव्या की उम्र 22 साल। आलेखा ने भोपाल से पोस्ट ग्रेजुएट किया और दिव्या जो थी वो ग्रेजुएशन करने के बाद म्यूज़िक डायरेक्टर, रिनोन्ड म्यूज़िक डायरेक्टर AR रहमान के म्यूज़िक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रही थी। तो इस घर के लोग न सिर्फ पढ़े लिखे बल्कि आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति, म्यूज़िक, इन सब के भी फ़ैन। अब सवाल है कि जब केमिस्ट्री में PhD, मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, बड़ी बेटी पोस्ट ग्रेजुएट, छोटी बेटी ग्रेजुएट प्लस म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी कदम बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई, AR रहमान जैसे ऑस्कर विनर म्यूज़िक डायरेक्टर के इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रही है, संगीत सीख रही है, तो ऐसे लोगों के घर में इस तरह की अंधवास की चीज़ों ने एंट्री ली कैसे? ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। उसके बाद जब सारी तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि ये पूरा परिवार मार्च से पहले तक बिल्कुल ठीक था, बल्कि एक बार दिव्या ने खुदकुशी की कोशिश की थी पुनर्जन्म के लालच में। तब इन्हीं माँ बाप ने और बड़ी बहन ने उसे रोका था और बचा भी लिया था। मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो दोनों बेटियां भोपाल से और दूसरी मुंबई में थी, वापस चित्तूर पहुंच गई और घर पे ही रहने लगी। लॉकडाउन सभी ने झेला, सब चीज़ें बंद थी, तो ये लोग भी घर में थे, आंध्रा में ही थे। इस दौरान में माँ बाप का झुकाव और रुझान अचानक कुछ अंधविश्वास के रास्ते पर, धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा होने लगा और उसका असर उनकी दोनों बेटियों पर भी पड़ा। आलेखा ने कई ऐसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले जो बड़े अजीब और अटपटे थे। उसके एक पोस्ट में लिखा था, शिवा इज़ बैक, शिवा इज़ कमिंग बैक, शिवा वापस आ रहे हैं। एक पोस्ट में था कि ये जो कोरोना फैला है ये चीन की वजह से नहीं फैला, बल्कि जो शिव जी है उनकी बालों से ये कोरोना निकला है। कुछ में यह है कि बस वेट फॉर गुड डेज, कलयुग खत्म होने वाला, सतयुग आने वाला है। तो ये सारे पोस्ट, अब माँ बाप की बात तक तो समझ में आती है, लेकिन बेटियां भी इस तरीके की पोस्ट कर रही हैं जो मतलब एक पढ़े लिखे ऐसे लोगों से उस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं ये भी पता चला कि ये कुछ ना कुछ अंधविश्वास का शिकार पूरा परिवार था। तो जब सारी फैमिली की हिस्ट्री खंगाल ली, सारे पड़ोसियों से पूछताछ हो गई, तो अब ये हुआ कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ। अब पूरे सवाल का जवाब डॉक्टर नायडू और उनकी पत्नी पद्मजा ही दे सकती थी, और उनका बिहेवियर पुलिस के सामने, पुलिस कस्टडी में बिल्कुल अजीब सा। पुलिस भी घबराई हुई थी। जो साइकेट्रिस्ट और बाकी लोग हैं उनको बुलाया गया, उनके ज़रिए उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की गई कि उनके अंदर है क्या। और सारी चीज़ें करने के बाद जो चीज़ें सामने आई वो यही कहानी थी कि डॉक्टर नायडू और ख़ासतौर पर पद्मजा उनकी पत्नी, उनको ये यकीन था कि जो पिछला संडे गुजरा है लास्ट, उस संडे को कलयुग का लास्ट है और मंडे से सतयुग शुरू होगा सुबह। तो उन्होंने कहानी ये बताई कि घर में 3 दिन की पूजा रखी गई, विशेष पूजा, इस कलयुग के खात्मे और सतयुग के आने की वजह से। और पूजे के आखिरी दिन संडे की शाम को सबसे पहले छोटी बेटी दिव्या ने अपनी बड़ी बहन आलेखा से कहा कि वो उसे मार दे, क्योंकि सुबह उसे पुनर्जन्म लेना है और सतयुग में जन्म लेना है। तो दिव्या ने जब ये कहा तो आलेखा ने त्रिशूल उठाया और उसके सर में घोंप दिया और उसके मुंह में कलश भी डाला, एक तांबे का, और उसकी लाश वहीं पे पड़ी मिली। दिव्या की मौत के बाद अब आलेखा ने अपनी मां पद्मजा से कहा कि दिव्या की ख्वाहिश तो मैंने पूरी कर दी, अब आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, अब आप मुझे मारो ताकि मैं बहन के साथ अपनी दोबारा जन्म ले सकूं।
इसके बाद पद्मजा ने डंबल से, जो घर में रखा हुआ था, आलेखा के सर पे वार किया और गहरी चोट लगी। उसके बाद आलेखा की मौत हो गई। इन दोनों की मौत के बाद काफ़ी देर तक दोनों माँ बाप उसी घर में, उसी लाश के इर्द गिर्द, उसी पूजा रूम में बैठे रहे और अपनी तरह का पता नहीं कौन सा मंत्रोच्चार करते रहे। जो पुलिस के पास जानकारी आई वो ये थी कि अब के दोनों बेटियां इस दुनिया से जा चुकी थीं और सतयुग में दोनों को वापस आना था अगले कुछ घंटे में, 10-12 घंटे में। तो इनका प्लान ये था कि अब ये एक दूसरे को मारेंगे, मतलब अब माँ बाप भी खुदकुशी करेंगे। अब पद्मजा पहले पति को मारेगी, डॉक्टर नायडू को, या डॉक्टर नायडू पद्मजा को मारेंगे, ये मालूम नहीं। लेकिन इनका स्टेटमेंट ये था माँ बाप का कि जो 2 कत्ल हुए, छोटी बहन को बड़ी ने मारा, बड़ी बहन को माँ ने मारा। पिता का इस कत्ल में कोई रोल नहीं था, लेकिन पिता ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते रहे और बाद में इन दोनों को मर जाना था। और इनकी सोच ये थी कि इसके बाद ये चारों सोमवार की सुबह सतयुग में जन्म लेंगे और फिर इनकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल होगी, कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। बस इसी सोच के साथ माँ बाप ने बेटी को मारा, उसके बाद उन्हें मरना था। लेकिन इससे पहले कि अब माँ बाप एक दूसरे को मारते या मरते, डॉक्टर नायडू ने एक कॉल कर दिया अपने दोस्त को और यहीं पे सारी चीज़ें खुल गई और माँ बाप की एक तरह से जान भी बच गई। डॉक्टर नायडू ने कॉल करके बस जो बताया शुरू में आपको मैंने कि मेरी दोनों बेटियां अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन सुबह इस दुनिया में वापस लौट आएंगी। फिर दोस्त पहुंचता है और देखता है और फिर घर जाता है, पुलिस के पास जाता है फिर, और तब ये कहानी सामने आती है। फिलहाल डॉक्टर नायडू और पद्मजा दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के ज़रिए उन दोनों को दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही है। दोनों बेहद पढ़े लिखे होने के बावजूद पुलिस हिरासत में जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के एसपी ने कहा कि उन्हें भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मतलब इन्हें कैसे हैंडल करें। ऐसे लोगों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और दूसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये होता है कि एक आदमी जिसके मन में ये बैठ गया है कि उसे मरना और पुनर्जन्म लेना और सतयुग में जन्म लेना है, तो उसको अकेला किसी भी पल छोड़ना सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुँचा ले, खुद को मार ना दे। तो 24 घंटे लगातार पुलिस की निगरानी में इस वक्त दोनों माँ बाप हैं, लेकिन उनकी दिमागी हालत जो है वो बकौल पुलिस स्टेबल नहीं लग रहा है। और अब भी उन्हें उम्मीद है, वो लगातार कई दिनों तक पुलिस के कब्जे में रहने के बावजूद, कि उनकी बेटियां जिंदा हो जाएंगी। बल्कि एक खबर ये भी आई कि उन्होंने पुलिस से, जब उसे पता चला कि अभी तक उनकी दोनों बेटियां नहीं जिंदा हुई, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमारा काम बिगाड़ दिया। अगर एक रात की हमें मोहलत दे देते तो शायद मेरी दोनों बेटियां सुबह जिंदा होती, तो इसकी नौबत नहीं आती। लेकिन एक अंधविश्वास ने, सतयुग और कलयुग के इस खेल ने एक बेहद पढ़े लिखे घराने में 2 कत्ल करवा दिए, और वो भी बड़े विभत्स तरीके से। यहीं पे ये सवाल उठता है जो शुरुआत में फिर मैंने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पिछड़े इलाकों में कम पढ़े लिखे लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। जब डॉक्टर नायडू जैसे, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा क्योंकि वो PhD MPhil है, उनकी वाइफ गोल्ड मेडलिस्ट है, और वो इस तरह की सोच रखती हैं और इस तरह की हरकत कर बैठती हैं। शुरुआत मैंने आपको बुराड़ी में जो बताई थी, इन दोनों कहानियों में कई चीज़ें बड़ी मिलती हैं। बुराड़ी में भी जब ये इंसिडेंट हुआ, उससे पहले लगातार एक महापूजा रखी गई थी और वो पूजा करीब 3-4 दिन चली थी। और उस पूजा के दौरान घर से निकलने को किसी की इजाज़त नहीं थी। कोई घर वाला बाहर नहीं आता था, ना बाहर वाला कोई घर में दाखिल होता था। यहाँ भी सेम था कि 3 दिन तक ये लोग घर से बाहर नहीं निकले, ना कोई घर के अंदर आया। बुराड़ी में भी पढ़े लिखे लोग थे, यहाँ पे भी पढ़े लिखे लोग थे। बुराड़ी में जो डायरी मिली उसमें भी ये लिखा हुआ था कि दोबारा सबका जन्म होगा। वो कि चूँकि पिता की मौत हुई थी, पिता फिर मिलेंगे, सब स्वर्ग के दीदार करेंगे, उसके बाद लौट आएंगे, सब अच्छा अच्छा होगा। और यहाँ भी ये था कि अभी मरेंगे, ये कलयुग है, और सुबह सतयुग के साथ ही हम दोबारा पैदा हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। वहाँ पे भी लगातार पूजा की गई लंबी। बुराड़ी में भी यही चीज़ें थी। बुराड़ी में भी तमाम पढ़े लिखे लोग थे, यहाँ पे भी तमाम पढ़े लिखे लोग थे। तो ये चीज़ें कई बार डराती हैं और कई बार सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये अंधविश्वास और ऐसी चीज़ें ये जन्म कहाँ से लेती हैं। ऊपर वाला ना करे कि ऐसा किसी परिवार के साथ हो, लेकिन
ये पहला केस नहीं और शायद आखिरी भी ना हो, क्योंकि और भी ऐसे बहुत सारे केस हैं। राजस्थान में भी ऐसे हुए थे जहाँ पे एक परिवार के 6 लोगों ने एक साथ सामूहिक खुदकुशी की थी। लेकिन दोबारा जिंदा होने की चाह में ज़िंदगी को यूं छीन लेना, ये बेवकूफ़ी के अलावा और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तो एक बहुत ही अफसोसनाक और अजीब कहानी थी ये लास्ट संडे की। इसको मैं पिछले 2-3 दिनों से आपको सुनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में किसान रैली और फिर बाकी चीज़ें आ रही थी, तो बस अफसोस होता है ऐसी कहानियों को सुनकर। तो आज कहानी में इतना ही। आपसे फिर कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।